तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 बात करता है इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो एज 25 एप्लीकेबल केवल तभी होता है जब एक्चुअली में कंपनी या इंटरप्राइजेस इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। एज 25 ये नहीं बताता एक इंटरप्राइजेस को इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्ट कब बनाना चाहिए, ये एज 25 नहीं बताता। एज 25 बताता है कि अगर आप इंटीम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो तो आपको क्या करना है। यानी कि सिंपल है भाई, अगर व्हीकल चलाते हो तो क्या रूल फॉलो करने हैं ट्रैफिक के, वो इंपॉर्टेंट है। अगर व्हीकल चलाते ही नहीं हो तो फिर शायद वो रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज 25 is applicable only when enterprises prepare interim financial reports either voluntarily or to comply with the requirement of any law or regulation। यानी कि अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो, क्वेश्चन स्टिल रिमेन सेम, व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, आएंगे उसके ऊपर। लेकिन क्वेश्चन एज 25 क्या कहता है, अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हो चाहे अपनी मर्जी से या किसी रेगुलेशन के कारण, कि लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी कहता है ये आपको है ना इंटरिम रिपोर्ट बनानी, ये हो गया रेगुलेशन। प्राइवेट कंपनी के लिए कोई कहता नहीं है मान लो, लेकिन प्राइवेट कंपनियां वॉलेंटरली बनाना चाहती हैं। तो एज 25 कहता है अगर आपने इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना वॉलेंटरली तो भी एज 25 एप्लीकेबल होगा। और अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी लॉ और रेगुलेशन तो भी आपको एज 25 एप्लीकेबल होगा। अब व्हाट इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन a financial report, okay, means a financial report, okay, for interim period। तो ऐसी रिपोर्ट, ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि इंटरिम पीरियड के लिए बनाई जाएगी, ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो कि इंटरिम पीरियड के लिए बनाई जाएगी उसे हम लोग कहेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। okay? अब मैंने आपको ये बताने की कोशिश की व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरिम पीरियड। तो इंटरिम पीरियड थोड़ा सा छोटा है, तो पहले इंटरिम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरिम पीरियड का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कोई भी रिपोर्टिंग पीरियड जो कि आपके फुल फाइनेंशियल ईयर से छोटा है उसे आप कहेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। जैसे अपना फुल फाइनेंशियल ईयर कितने महीनों का होता है, 12 महीनों। तो कोई भी रिपोर्ट अगर आप बनाते हैं जो 12 महीने से कम के पीरियड के लिए है तो उसे आप इंटरिम पीरियड कहेंगे। और क्योंकि वो रिपोर्ट 12 महीने से कम के पीरियड के लिए है, क्योंकि वो इंटरिम पीरियड की रिपोर्ट है, इसीलिए उसे कह दिया जाएगा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। करेक्ट है। एक्सेप्शन में मैंने लिखा है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 12 महीने से कम पीरियड का हो सकता है। मान लो मैंने अपनी एक कंपनी इंकॉर्पोरेट की और कंपनी इंकॉर्पोरेट करी 1 जनवरी 2025 को, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसका 31 मार्च 2025 को। अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 को ओवर होगा तो इसका मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च में 3 महीने के फाइनेंशियल्स बनाऊंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 3 महीने के जो मैं फाइनेंशियल बनाऊंगा इसे मैं इंटरिम पीरियड नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरी कंपनी का फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में कंपनी के पीरियड ही 12 महीने से कम था, तो इसे मैं इंटरिम पीरियड था। लेकिन इन जनरल अगर आप कभी भी 12 महीने से कम के पीरियड के लिए कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। यहां तक क्लियर है क्या बात? अब बात आती है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब क्या। एंटिटी में ईदर प्रेजेंट, वैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब होता क्या है, आप मेरे ख्याल से आप लोग जानते हो ना। व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्ट? फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट? अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है पी&एल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है आपका एसओसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके आके है नोट्स टू अकाउंट। यानी कि ये जो 5 कंपोनेंट्स है ये बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। तो जब मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाऊंगा तो क्या मैं ये पांचों बना के दे सकता हूं? तो आंसर है यस। लेकिन एज 25 कहता है कि यार अगर आप मान लो जैसे सेबी की रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देने हैं। अब क्वार्टरली अगर रिजल्ट देने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी आप ऑलमोस्ट एनुअल की तरह बनाओगे तो आपका काम काफी बढ़ जाएगा, राइट। तो
AS25 आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो जैसे आप अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, आई मीन फुल फ्लैश एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग ईच नोट्स टू अकाउंट्स, इंक्लूडिंग ईच डिस्क्लोजर ऑफ अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो, यानी कि जैसा आप अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, अगर आप वैसे ही अपनी इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाहते हो, करो। उसे कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। उसे कहते हैं हम लोग, बोलो क्या, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं, आप कहते हो यार बहुत मेहनत हो जाती है, इतना देने की जरूरत नहीं है, तो अगर आप उसे शॉर्ट करना चाहते हो तो उसे कहते हैं कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। द फॉर्म एंड कंटेंट should conform to requirement as applicable to annual complete set of financial statement। यानी कि जैसा आप अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि जैसे कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आप क्या करते हो, पूरा जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से P&L बैलेंस शीट बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट्स दोगे, ठीक है। फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, SOCE बनाओगे, फिर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं AS1 से लेके AS29 तक, ठीक है, इंक्लूडिंग AS25, राइट, उनमें जितनी भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है वो सब आपको देनी पड़ेगी, राइट। यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, यानी कि आप केवल ये कह रहे हो कि आप क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बट उसका पूरा प्रेजेंटेशन विल लुक लाइक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर ऑल्सो एप्लीकेबल। भाई क्यों? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आपको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, राइट, तो वो भी आपको देना पड़ जाएगा, राइट। अब आते हैं कंडेंसेट, यानी कि इसमें ज्यादा विशेष कुछ है नहीं है, इसमें सिंपल है कि भाई जैसा आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वैसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये ऑप्शन एंटिटी के पास है कि एंटिटी क्या करना चाहती है, क्या एंटिटी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल बनाना चाहती है, या फिर एंटिटी आपका बनाना चाहती है क्या कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहती है, या फिर एंटिटी आपका बनाना चाहती है कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब, लेकिन ये पूरा ऑप्शन एंटिटी के पास रहे, राइट। अब कंडेंसेट पे चलते हैं, तो कंडेंसेट क्या है? कंडेंसेट है मिनिमम, भाई जितना जरूरत है उतना ही बताने का, फालतू बताने का जरूरत नहीं है। एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बाद में बनने वाले हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बताना है? कंडेंसेट बैलेंस शीट। तो नाम कंडेंसेट क्यों रखा, कंडेंसेट क्यों रखा ये भी बता पड़ेगा। कंडेंसेट P&L, कंडेंसेट कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, यानी कि केवल उन्हीं नोट्स और डिस्क्लोजर को देने की जरूरत है जिसके बारे में AS25 कहेगा, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है, समझा, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो शुड इंक्लूड, अब क्या, ईच हेडिंग एंड सब हेडिंग इंक्लूडेड इन द मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जितनी भी हेडिंग और सब हेडिंग आपने रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हेडिंग जानते हैं ना, हेडिंग मतलब क्या होता है बताओ, शेयर होल्डर फंड होता है आपका हेडिंग, SMAP है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट आपका हेडिंग होता है, राइट। फिर आप कहते हो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी भी आपका हेडिंग होता है। फिर उसमें आप कहते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ये आपकी होती है सब हेडिंग, राइट। तो AS25 क्या कह रहा है कि अगर आप कंडेंसेट बनाते हो तो कंडेंसेट में आपको उन हेडिंग और सब हेडिंग को इंक्लूड करना है जो एक्चुअली रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड की गई थी, क्योंकि आप शेड्यूल 3 का पूरा फॉर्मेट नहीं दे रहे हैं, आपने डिस्काउंट कर दिया, आपने उन चीजों को हटा दिया जो कि एक्चुअली में आपके काम की नहीं है, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट से उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो इसके अलावा एडिशनल लाइन आइटम और नोट इफ देयर ओमिशन शुड मेक कंडेंसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग, ऐसे आइटमों का और डिस्क्लोजर देना है जो एक्चुअली अगर नहीं देंगे तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मिसलीडिंग हो सकती है, तो केवल आपको बताना है के अलावा, यानी कि ये जो है ये आपको देखना है, चेक करना है कि क्या ऐसा कुछ है जो हम नहीं बताएंगे तो मिसलीडिंग हो जाएगा, तो आपको बताना है। इसके अलावा
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इफ प्रेजेंटेड इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बताने की जरूरत है। यानी कि आपको बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताना पड़ेगा अगर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हो तो, यानी इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एज 25 क्या कहता है कि अगर आप कंडेंसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको केवल और केवल वही डिस्क्लोजर देने की जरूरत है जिनके बारे में एज 25 ने कहा है। यानी कि एज 25 ने जिनके बारे में नहीं कहा है उनको आपको देने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो एज 25 ने जिसमें बात किया है उसमें उन्होंने ईपीएस को भी इंक्लूड कर लिया है। अब फॉर एग्जांपल अपन ने एज 19 पढ़ा था एज 19 जब हमने पढ़ा था तो एज 19 में हमने पढ़ा था कि भाई लेसर को इन केस ऑफ फाइनेंस लीज वो बताना पड़ता था ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फीस, नेट इन्वेस्टमेंट फीस, अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम। तो ये 3 डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते थे, यानी कि लेसर को देने पड़ते थे अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको ये डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, भलाए आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कॉपी ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ओनली उसका पीरियड 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना हो सकता है, जबकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पीरियड 12 महीना होता है, राइट। लेकिन अगर आपकी कंपनी कंडेंसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो फिर आपको केवल और केवल उन्हीं डिस्क्लोजर्स को देने की जरूरत है जिनके बारे में एज 25 ने कहा है। ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा बाकी को आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सही है। यानी कि अगर आप कंडेंसेट बना रहे हो तो आपको अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, भलाए आप इंटरिम पीरियड के लिए बना रहे हैं, तो भी आपको इनके डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। आयुष, एडिशनल लाइन आइटम का मतलब ये है कि ऑलरेडी इन्होंने बताया आपको क्या क्या बताना है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट बताने के लिए एज 25 नहीं कहता है, क्योंकि एज 25 कहता है कि आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंडेंसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आपको केवल और केवल उन्हीं डिस्क्लोजर्स की बात करनी है जो इनके बारे में एज 25 ने कहा है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग कंडेंसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। अब एज 25 ने लीज वाले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं की है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो मुझे इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि एज ए एंटिटी मेरे को ऐसा लगता है कि ये अगर मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा तो समवेट मेरी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, तो मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं। यानी कि ये ऑप्शनली उनको दे दिया गया कि आप चाहो तो एडिशनल जो डिस्क्लोजर आपको लगता है देना चाहिए जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर हो जाएंगे, तो आपको वो डिस्क्लोजर देना है। इसके अलावा इन दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो तो आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। मैं डिस्क्लोजर के लिए बोल रहा हूं, यानी कि रिकॉग्निशन और मेजरमेंट तो दोनों केस में एप्लीकेबल होगा। यानी कि एज 10 कहता है कि भाई साहब असेट रिकॉर्ड होगी अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो वो आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगाएंगे। सेम क्राइटेरिया आप कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इंटरिम पीरियड की अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग करते समय भी लगाएंगे। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट पे कोई डिस्काउंट नहीं है, केवल कंडेंसेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्काउंट देते हैं डिस्क्लोजर के लिए। तो जहां भी अदर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर की बात करते हैं वो डिस्क्लोजर आपको देने की जरूरत नहीं है अगर आप कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। एज 25 ने अपनी एक लिस्ट बना दी है और बोला है कि देखो ये आइटम का डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा, तो केवल वो आपको देना है, बाकी अदर स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इफ यू आर प्रिपेयरिंग कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। लेकिन रिकॉग्निशन, मेजरमेंट क्राइटेरिया वुड बी इक्वली एप्लीकेबल टू कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल। करेक्ट है। जैसे अगर मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करता हूं तो एज 2 कहता है भाई साहब आपको करना पड़ेगा कॉस्ट और एनआरवी व्हिच इज लोअर, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट, राइट। तो एज 2 का ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप बनाते हैं इंटिम पीरियड के लिए उस पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप कंडेंसेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इंटिम पीरियड के लिए उसके ऊपर भी एप्लीकेबल। अगर मान लीजिए कि आप एज 26 में हैं और आपने एक्सपेंडिचर इंकर किए हैं
आपको समझना है R&D के खर्चे हैं, आपको समझना है कि कौन सा खर्चा कैपिटलाइज होगा, कौन सा खर्चा एक्सपेंस होगा। तो एज 26 को याद करो, एज 26 कहता था कि अगर मैं रिसर्च फेज के दौरान खर्चे करूंगा तो वो मेरे P&L अकाउंट में जाएंगे एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन कट। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट फेज में खर्चा करूंगा तो वो मेरा कैपिटलाइज हो जाएगा एज ए एसेट। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये इक्वली एप्लीकेबल होगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विद कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल। सेम provision will be equally applicable if you are preparing your interim financial report using condensed set of financial statement. Clear? मैंने अपने नोट्स में मैंने मेरे जो नोट्स बनाए हैं उनमें मैंने उन डिस्क्लोजर को इंक्लूड नहीं किया है जिनके बारे में एज 25 कहता है कि आपको डिस्क्लोज करना ही चाहिए, राइट। तो ये है वो सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट, और मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटर लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये वो एक्सप्लेनेटरी नोट्स है जो एज 25 कहता है कि आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा जस्ट। तो ये वो आइटम्स है जिनके बारे में आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा, है ना। मैं केवल एक रीडिंग लगा देता हूँ इसकी। अ स्टेटमेंट दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो सेम है, मतलब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है एज दोज फॉलोड इन द मोस्ट रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो भी आपका रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसी को आपने फॉलो किया। और इफ अगर वो पॉलिसी चेंज हुई है तो क्या चेंज हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा, समझा। तो ये डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने AS1 पढ़ा था, तो AS1 कहता था कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो करते हो वो सब आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कंडेंसेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो तो आपको सब बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस क्या कहना पड़ेगा, देखो भाई आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे कि लास्ट ईयर के, आप पढ़े थे, तो हमने उसको बनाने के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी ना वही सेम अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग इस साल भी फॉलो कर रहे हैं। बस ये कहने की जरूरत है, पूरी पॉलिसी लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो भला इंटरिम पीरियड के लिए तो आपको सारी पॉलिसी देनी पड़ेगी, समझा क्या? ठीक है। एक्सप्लेनेटरी कमेंट अबाउट द सीजनलिटी ऑफ द इंटरिम ऑपरेशन, मे बी कि समटाइम जैसे मान लीजिए कि मेरा क्रैकर्स का बिजनेस है, तो क्रैकर्स का बिजनेस इंडिया में मोस्टली सबसे ज्यादा कब शूटअप करेगा, ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली, राइट। तो मेरा जो ये बिजनेस है काइंडली सीजनलिटी के बारे में है, तो एक्सप्लेनेटरी कमेंट अबाउट द सीजनलिटी ऑफ द इंटरिम ऑपरेशन, तो मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई ये मेरा इस पीरियड का सीजनलिटी है, ये है वो है, इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। The nature and amount of item affecting asset, liability, equity, net income, cash flow is unusual because of their nature और size। अगर आपको लगता है कि कोई भी इनकम नेचर वगैरह ऐसा कोई आइटम है जो अनयूजुअल है, ये भी आपको बता देना चाहिए। अनयूजुअल क्या है, आपको लगता है कि अरे मटेरियल है इसका डिस्क्लोजर देना चाहिए, जैसे मैंने वो एडिशनल लाइन आइटम वाली जो बात कही थी ना उसके लिए, राइट। Nature and amount of change in estimate of amount reported in prior interim period of the current financial year or changes in estimate of the amount reported in the prior financial year if those changes have material effect in the current financial period। तो मतलब समझ में आया? अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 पढ़ रहे तो मैंने कहा था कि भाई साहब अकाउंटिंग तो हो ही नहीं सकती विदाउट यूजिंग अकाउंटिंग। तो आपको अकाउंटिंग एस्टिमेशन तो ऑलवेज यूज करना पड़ता है, मीन अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल बॉस अगर हम लोग अकाउंटिंग ना करें तो अगर आपको याद हो तो ये रिक्वायरमेंट जैसे हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाते हैं ना, सेम वही रिक्वायरमेंट है। अगर आपको याद हो तो हमने एज 5 में क्या पढ़ा था कि मैंने लास्ट ईयर अकाउंटिंग एस्टिमेशन करके कुछ अकाउंटिंग किया, ठीक है, बराबर है। लेकिन मेरा एस्टिमेशन और एक्चुअल में काफी डिफरेंस है। अब लेकिन लास्ट ईयर मैंने अकाउंटिंग किया था और इस साल मैं एक्चुअल रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब मैं अगर मान लीजिए कि लास्ट ईयर का एस्टिमेशन और एक्चुअल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अब मैं लास्ट ईयर को जाकर तो चेंज कर नहीं सकता। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर करंट पीरियड पे
चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन का मटेरियल इफेक्ट आता है तो आपको उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना, राइट। तो सेम बात ये कह रहा है, यानी कि AS5 का जो वो प्रोविजन है ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी वाला और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन वाला, कि अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन है और उसका करंट या सब्सिक्वेंट डेट पे मटेरियल इफेक्ट है, तो इंटरप्राइजेस को उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, राइट, जिस पीरियड में उसका इफेक्ट आ रहा है। वो उसके लिए एक्सेप्शन नहीं किया गया है, यानी कि आपको इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज देना पड़ेगा, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई साहब जो लास्ट ईयर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की थी, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की, और अगर किसी में चेंज है तो आपको बताना पड़ेगा क्या चेंज है और उसका क्या इम्पैक्ट है। इसके अलावा सीजनलिटी के बारे में बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको लगता है कि मटेरियल है, AS5 अगेन, तो आप कह सकते हैं ये अगेन AS5 है, ऑर्डिनरी मटेरियल आइटम, याद है। तो उसके लिए भी इन्होंने कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, यानी कि सेम रूल विल अप्लाई फॉर आपका कंडेंसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। ये भी AS5 है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन, ये भी एप्लीकेबल होगा और ये भी आपको बताना पड़ेगा। फिर इशुएंस, बायबैक, रीपेमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट, इक्विटी एंड पोटेंशियल इक्विटी शेयर, अगर ये भी कुछ आपने किया हुआ है तो ये भी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। डिविडेंड एग्रीगेट पर शेयर इन एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म सेपरेटली फॉर इक्विटी एंड अदर शेयर, कोई भी डिविडेंड अगर आपने मान लो कि इस पीरियड में डिक्लेयर किया है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल देना पड़ेगा शेयर वाइज। सेगमेंट रेवेन्यू आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि A70 कहता है कि कभी भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल बनाओगे, कभी भी अगर आप जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आपको A17 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इज आल्सो अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, क्योंकि ये आप पब्लिक के लिए बना रहे हो तो A17 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब भला आप कंडेंसेट बनाओ या फिर आप कंप्लीट बनाओ, तो सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आपको बताना पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एंटरप्राइज ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड एज अमलगमेशन वगैरह, अगर ये कोई बड़ा काम हुआ है तो ये भी बताना पड़ेगा। मटेरियल चेंज, कंटीजेंट लायबिलिटी, तो ये बताना पड़ेगा। ये आई थिंक एक बार रीड करके चले जाना एग्जाम से पहले, बाकी इसका नहीं है। डन। तो मैं वापस से जोड़ता हूं अपने नोट्स पे। पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, जैसे हम जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जब हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लोग क्या क्या डिस्क्लोज, आई मीन जो पीरियड देते हैं वो कौन सा पीरियड होता है, करंट एंड प्रीवियस ना, यानी कि उसमें हम बताते हैं कि करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड। तो वैसे ही ये बता रहा है कि बैलेंस शीट बनाओगे अगर आप इंटरिम की तो आपको क्या बताना है। अच्छा, ये जो बातें हैं ये कंप्लीट और कंडेंसेट दोनों पे एप्लीकेबल होगी, है ना। पीरियड पीरियड वाला पॉइंट कंडेंसेट कंप्लीट दोनों पे एप्लीकेबल है। जरा पढ़ो इसको। समझा क्या? समझा ये क्या बोल रहा है? तो ये बोल रहा है जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना इंटरिम पीरियड की, तो बैलेंस शीट में आप दो कॉलम दिखाएंगे। एक दिखाएंगे जिस भी पीरियड का आप बना रहे हैं उस डेट पर क्या असेट और लायबिलिटी है, और लास्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या लायबिलिटी और असेट्स थी। यानी कि कंपैरेटिव पीरियड में ऑलवेज लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट आएगी। करंट पीरियड में ऑलवेज जिस पीरियड में क्लोजिंग कर रहे हैं उस पीरियड का आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं Q1 की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, Q1 मतलब क्या होता है, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर वैसे, राइट, कैलेंडर ईयर नहीं चलता। तो अप्रैल, मई और जून, तो बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा तो मैं इंटरिम पीरियड की बैलेंस शीट बनाऊंगा असेट एंड लायबिलिटीज ऑन 30 ऑफ जून 2020, ठीक है। जब मैं कंपैरेटिव पीरियड दिखाऊंगा तो कंपैरेटिव पीरियड मेरा आएगा 31 मार्च 2024, यानी कि लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल आएगा ऑलवेज इनकंपेरेबल इन केस ऑफ बैलेंस शीट। हाँ, अगर मैं नेक्स्ट क्वार्टर का बनाता हूं यानी कि सितंबर वाला,
तो मेरा अब क्या आएगा, बैलेंस करंट पीरियड में आएगा बैलेंस शीट एज ऑन 30 ऑफ सितंबर 2024। लेकिन कंपैरेटिव पीरियड में अभी भी 31 मार्च 2020 आएगा। समझा ये पॉइंट? स्टेटमेंट ऑफ पीरियड क्या आएगा, जो भी करंट पीरियड है वो प्लस वाई टी, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कंपैरेटिव पीरियड का सेम डिटेल। तो करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिव फॉर द वर्ल्ड ईयर टू डेट, यानी कि अगर मैं 30 सितंबर तक का बना रहा हूं तो क्या आएगा, 30 सितंबर तक का मैं बना रहा हूं अगर, तो आएगा जून, सॉरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वाईटीडी में आ जाएगा अप्रैल से लेके सितंबर तक। समझ में आया? हेलो, कौशिक, आप कह रहे हो कंपैरिजन कैसे होगा सर? बैलेंस शीट तो वैसे भी हमेशा एज ऑन डेट होती है ना। तो बैलेंस शीट ऑलवेज एज ऑन डेट होती है। तो बैलेंस शीट में तो मुझे ये दिखाना है ना कि भाई आज मेरी क्या पोजीशन है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एंड में मेरी क्या पोजीशन थी। क्वार्टर वाइज बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट ऑलवेज, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए, राइट? तो इसके लिए बैलेंस शीट में वो नहीं है, लेकिन पीएनडल में अगर आप देखोगे तो वैसा किया हुआ है। पीएनडल में क्या आएगा, करंट इंटरिम पीरियड, यानी कि अगर मान लो आपका इंटरिम पीरियड जो है वो जुलाई अगस्त सितंबर है, तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर 24 दिखाना पड़ेगा। एंड क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दिखाना पड़ेगा वाईटीडी ऑफ द करंट ईयर। सेम डिटेल फॉर द लास्ट ईयर। हेलो, समझा क्या? सेम डिटेल फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है। और कैश फ्लो के लिए, अब कैश फ्लो देखो, आप समझो, कैश फ्लो का भी पीरियड देखने का कोई मतलब नहीं है ना कि इस पीरियड में क्या हुआ, तो सीधे कैश फ्लो ओवरऑल दिखा दो कि देखो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हम इंटरिम रिजल्ट को भी देखना चाहते हैं भैया, इतना ना हो कि टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए। ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यूमुलेटिव यानी वाईटीडी ऑफ द करंट ईयर एंड वाईटीडी ऑफ द लास्ट ईयर। समझ में आया? तो ये आपका रिपोर्टिंग रहेगा फॉर इंटरिम वाला केस। क्लियर है इस पे? हेलो, क्लियर है? तो जैसे अगर मान लो कि रिपोर्टिंग पीरियड, मान लो कि रिपोर्टिंग पीरियड जो है मेरा वो है जुलाई 24 टू सितंबर 20। तो बताओ जरा क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, कोई बताएगा मेरे को बैलेंस शीट में क्या आएगा? हेलो, कोई बताएगा? 2 मिनट बोल रहे हो क्या मैं? हाँ, करंट में क्या आएगा, क्या आएगा? दोनों के लिए मैंने दोनों का लिखा है। तो ये लिख, देखो मैं लिख रहा हूँ। सही है? हेलो, सही है ना? और अगर मैं पीएनडल की बात करूं तो पीएनडल में करंट पीरियड में क्या आएगा, करंट पीरियड में अब दो आएंगे, एक क्या आएगा करंट पीरियड में, करंट पीरियड में आपको दो डिटेल देनी पड़ेगी। एक देना पड़ेगा
जुलाई टू सितंबर यानी कि रिपोर्टिंग पीरियड का डेटा, और एक देना पड़ेगा YTD। YTD का मतलब होगा अप्रैल टू, हेलो समझा? तो करंट इंटरिम पीरियड मतलब जुलाई से सितंबर, एंड क्यूमुलेटिव फॉर द ईयर टू डेट यानी कि ईयर टू डेट, तो ये वाले ईयर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक। हेलो क्लियर है? समझा ना बच्चों? और इस वाले केस में बोलो कंपेरेटिव में क्या आएगा? कंपेरेटिव में क्या आएगा बोलोगे? यार तुम बोल, कंपेरेटिव में भी क्या आएगा? जुलाई टू सितंबर 23, सेम पीरियड का डेटा इन लास्ट ईयर, और यहाँ पे आएगा अप्रैल टू सितंबर 20। समझ आया? हेलो। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा? कैश फ्लो में आएगा अप्रैल टू सितंबर 24 फॉर करंट पीरियड, और कंपैरेटिव पीरियड के लिए आएगा अप्रैल टू सितंबर 23। ठीक है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव में ही केवल क्वेश्चन बन सकता है इसका कि बताओ भाई क्या रिपोर्टिंग। चलो अब आते हैं रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। बस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ा और उसके बाद ये एस खत्म हो जाए। फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे हम आते हैं। तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के लिए सबसे पहली बात तो मैंने लिखा है सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एज एन फाइनेंशियल, यानी कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो इंटरिम और एनुअल अलग अलग नहीं हो सकती। मैंने ये बात पहले भी कही थी। केवल A25 थोड़ा डिस्क्लोजर के लिए डिस्काउंट देता है कंडेंसेट में, लेकिन रिकॉग्निशन मेजरमेंट क्राइटेरिया में कोई चूक नहीं होने वाली। तो AS25 क्या कहता है, मैं आगे जाऊं उससे पहले, मैंने अगर आप देखोगे तो असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और टैक्स सबके बारे में लिखा हुआ है, राइट? तो अगर मैं आगे जाऊं तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूं कि जब आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो ना, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिकॉग्निशन और मेजर गाइडलाइंस है वो वैसे ही एप्लीकेबल होगी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में जैसे कि आप एनुअली अप्लाई करते हो। ठीक है? यानी कि मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस आइटम को एनुअली रिकॉर्ड कर रहे होते तो आप कैसे रिकॉर्ड करते? सिमिलर वे में आप उस आइटम को इंटरिम फाइनेंशियल रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मैं एक एक्सपेंस किया और वो एक्सपेंसेस असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं कर, तो मैं उसे इन जनरल असेट रिकॉर्ड करता हूं या P&L में एज ए चार्ज ऑफ कर देता हूं? क्या करता हूं? P&L में लेके चले जाता, करेक्ट? तो AS25 क्या कह रहा है कि अगर आपने इंटरिम पीरियड में कोई खर्चा किया और आपका वो खर्चा असेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपको उसको P&L में लेके चले जाना है, ना कि ये सोचना है क्या पता अगले क्वार्टर में ये क्राइटेरिया पूरा कर दे। तो मेरी बात समझ में? जैसे कि अगर मैं एक फाइनेंशियल ईयर में किए गए खर्चे को P&L में ले जाता हूं क्योंकि वो ARC पूरा नहीं करता, मैं ये नहीं सोचता हूं कि क्या ये अगले साल ARC पूरा कर देगा, राइट? सेम अंडरस्टैंडिंग आपको अक्रॉस द पीरियड भी लगानी है, बस और कुछ नहीं करना है, राइट है? हेलो मेरी बात समझ में आ गई? तो पढ़ो जरा। असेट ARC इज अप्लाइड एट इंटरिम डेट, यानी कि जिस डेट की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अरे यार ये असेट रिकॉर्ड करे कि नहीं करे, अरे यार पता नहीं पड़ पा रहा है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक काम करते हैं इसको अभी है ना डेफर कर देते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में पता पड़ जाएगा कि फ्यूचर इकोनॉमिक आएगा या नहीं आएगा। तो A25 क्या कहता है, अगर ये क्वार्टर ना होके एक ईयर होता तो आप क्या करते? अगर एक ईयर होता
एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर फ्रॉम द असेट, तो आप उसे ऑफ कर देते हैं। केस 25 कह रहा है यू हैव टू अप्लाई द सेम रूल फॉर इंटरिम। तो आप भलाए 3 महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज, आप वो 3 को पूरे 12 महीने की तरह ही ट्रीट करके सारी पॉलिसीज को अप्लाई करें, राइट। तो ARC इज अप्लाइड एट इंटरिम डेट। A cost that does not meet the definition of asset in interim period is not deferred in interim balance sheet too। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस और कॉस्ट ARC क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया तो उसे हम डेफर नहीं करेंगे, उसे हम एक्सपेंस ऑफ कर देंगे। जैसा व्यवहार हम एनुअल में करते हैं सेम व्यवहार हम इंटरिम में भी करेंगे। क्लियर है? फिर ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी का रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्लिगेशन मस्ट एग्जिस्ट ऑन इंटरिम पीरियड रिपोर्टिंग डेट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने AS 29 पढ़ा था, तो AS 29 कहता था कि अगर आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है फ्रॉम पास्ट इवेंट, आपको लगता है कि आपकी जेब से 50% ज्यादा चांसेस है कि आपकी जेब से पैसा जाएगा, तो आपको प्रोविजन फॉर लायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ता है AS 29 के हिसाब से, राइट। अभी मान लीजिए कि अभी अभी क्या है कि मैं आपको याद है हमें क्वेश्चन, लोग शादी में गए थे, खाना खाया था और उसके बाद चले गए, राइट, याद होगा वो क्वेश्चन। तो सेम उसको मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए लोग शादी में गए थे 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर अगर आपको पता हो तो एक क्वार्टर होता है हमारा, है ना, क्वार्टर एंड होता है। तो 31 दिसंबर को लोग शादी में गए, खाना खाया, और 31 दिसंबर को हमारे मतलब लोगों ने जो खाना खाया उससे लोग मर गए। तो हमारी हमारी कंपनी कैटरिंग का काम कर रही थी पर्टिकुलर इवेंट में, तो हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया 31 दिसंबर के दिन, राइट। अभी 31 दिसंबर को हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया गया, तो हमने हमारे एडवोकेट को पूछा क्या लगता है हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे। वैसे उस क्वेश्चन में एडवोकेट ने क्या कहा था ये सबको पता है, लेकिन मान लो कि इस एडवोकेट कहता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि हम हार जाएंगे। फिर वो कहता है कि एक काम करो ना, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो, दिसंबर है ना, आपका ईयर एंड कब होता है, मार्च। 31 मार्च पे देख क्या होगा, शायद जब तक केस में और डेवलपमेंट आ जाए और हमको पता पड़ जाए कि भाई साहब हम तो केस जीतने वाले हैं, तो AS 25 क्या कहता है कि देखो जिस तरीके से आप AS 25 का प्रोविजन ईयर एंड पे अप्लाई करते हो सेम आपको इंटरिम डेट पे भी करना है। यानी कि अगर आपको 31 दिसंबर को लग रहा है ना कि हम हार जाएंगे और हमें पैसा देना पड़ेगा, फिलहाल तो प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में जाके आपका ये एस्टिमेशन चेंज हो गया तो उसको रिवर्स कर देना, और अगर इसका इफेक्ट मटेरियल है तो उसका सेपरेट कर दे देना ना भाई साहब। समझा क्या? हेलो, समझा क्या? वेरी गुड। फिर इनकम, इंक्रीज इन इकोनॉमिक, तो मैं सीधी बात कहता हूं इनकम और एक्सपेंसेस भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया अक्रूवल के हिसाब से आएंगे। जब होंगे तब आएंगे भाई साहब, समझा क्या? जब होगा तब आएगा, यानी कि अगर अकर हो गया तो आएगा ही आएगा। जैसे कि मैंने अभी इस महीने डिविडेंड मिल गया, ये महीना मतलब कौन से क्वार्टर में आता है, ये महीना कौन से क्वार्टर में आता है इंडिया में, Q1 में या Q2, यानी कि वी आर टॉकिंग इन सितंबर, राइट। तो ये आएगा आपका Q2 में। तो अगर मुझे डिविडेंड मिल गया है इस महीने में तो डिविडेंड की अकाउंटिंग मुझे इसी महीने में करनी पड़ेगी। ये नहीं कहना पड़ेगा नहीं नहीं जो डिविडेंड होता है वो तो साल भर का होता है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 12 महीनों में क्योंकि मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहा हूं। नहीं, जिस समय जो इनकम अर्न करी है वो आपको तभी रिकॉर्ड करनी है, जिस समय जो खर्चा अक्रू किया है आपको तभी रिकॉर्ड करना है। अंडरस्टैंड? आई होप सो, राइट और नॉट, राइट। तो जितना मैंने अभी तक आपको बताया उस हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा कि इनकम और आने चाहिए अक्रूवल के हिसाब से, राइट। तो टैक्स कैसे आएगा? टैक्स एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। आज तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं तो इंस्टीट्यूट का फेवरेट रहा है टैक्स वाला मैटर, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन टैक्सेशन के ऊपर आते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि टैक्स एक्सपेंसेस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकालनी पड़ेगी, फिर उसको हर पीरियड के प्रॉफिट पे अप्लाई करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस साल में आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, फिर
अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो आपको माइनस करने पड़ेंगे, माइनस करने, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा तो उससे आपकी साल की टैक्स कम हो जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगी एस्टिमेटेड टैक्सेबल। ठीक है, फिर आप उसके ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर देंगे, जो भी आपकी टोटल एस्टिमेट आ जाएगी फॉर द ईयर, उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल आ जाएगी। तो अगर आप टोटल टैक्स लायबिलिटी को इस साल की टोटल एस्टिमेटेड टैक्स से डिवाइड कर देंगे, राइट, तो आपका निकल के आ जाएगा एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट। अब आपको बस इस रेट को हर पीरियड की इनकम प्रॉफिट पे अप्लाई करके टैक्स निकालना है, बराबर है। एवरेज करने का लॉजिक ये है क्योंकि भाई साहब कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट का कोई पीरियड से लेना देना नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग कंसीडर करते हैं वेटेड एवरेज निकालने के लिए। तो ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सीजनल इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, यानी कि अक्रू जब होते हैं तब आपको रिकॉर्ड करने चाहिए। क्लियर है? तो इसमें मैंने जैसा कि कहा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो किस पर बनता है, टैक्स के ऊपर। देखिए इंस्टीट्यूट को बड़ा पसंद है, मतलब सीए फाइनल में आज तक जितने भी क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं स्टैंडर्ड के, मोस्टली क्वेश्चन कम फ्रॉम टैक्सेशन वाला साइड। तो क्योंकि ये टैक्सेशन वाले साइड से आते हैं, तो देखो जरा, ये इन्होंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया, देखो जरा इसको, इन्होंने चेक करो एक बार। आई एम कमिंग इन 2 मिनट्स, जब तक आप इसको चेक। समझा? हेलो, समझा आप लोगों को? आ रहा है? आया समझ में? देखो सिंपल है। Makara Limited report quarterly and as an operating losses carry forward of 100 lakh for income tax purpose at the start of the current financial year for which a DTA has not 100 लाख रुपए का हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉस है। Makara earn 100 lakh in the first quarter of the current year and expect to earn 100 lakh in the 3 remaining quarter। यानी साल भर में कितना कमा लेगा, 400, राइट? साल भर में कितना कमा लेगा, 400।
excluding losses carry forward, the estimated average annual income tax rate is expected to be 40%. Calculate the amount of income tax expenses reported in quarter. तो estimated tax liability on annual income 400 लाख रहेगी आपकी, उसमें से आप 100 लाख माइनस कर देंगे, 30 लाख का 40%, तो 120 आपका साल भर की लाइबिलिटी। अब 120 आपको पे करना है कितने के ऊपर? 400 की आपकी जो इनकम रहने वाली है साल भर की, 30% आएगा। फॉर एज 25 पर्पस, दिस एवरेज एनुअल इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट वुड बी अप्लाइड टू अर्निंग ऑफ ईच क्वार्टर अकॉर्डिंगली। पहले क्वार्टर आपका हर क्वार्टर का 100 करोड़ ही है, तो इसलिए सारे केस में 30 लाख 30 लाख 30 लाख और टोटल 120। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशेष डिफिकल्ट काम नहीं। क्लियर है ना? जरा क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट से मेरे को निकाल के बताओ तो कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 22। नोट्स आपके पास है, आई एम चेंज। क्या आप लोगों ने? कितना है? ये देखो जरा, ऐसे किया आप लोगों ने? तो ये कितना आएगा कैलकुलेट किया तो आप लोगों ने? 700 प्लस 300 यानी कि 1000 हो जाएगा, फिर 1000 प्लस 800 1800, और 800 में से 630 माइनस हो जाएगा,
आएगा आपका ये 1170 आपकी टोटल एक्सपेक्टेड इनकम आ जाएगी आफ्टर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, राइट? हेलो, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी टोटल लाइबिलिटी कितनी आएगी? कितना टैक्स रेट था? 20। अरे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले तो वो लगाएंगे ना भाई। क्वेश्चन में 30 दिया है ना, अच्छा खर्चा भी दिया है, 33 हो जाएगा। सरचार्ज के साथ 33 हो जाएगा ना, सरचार्ज तो टैक्स पे लगता है। अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो 100 पे 30% यानी 30 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, का 10% सरचार्ज होगा। कितना आएगा ये? सही है। अब आपका वेटेड एवरेज टैक्स रेट कितना आ जाएगा? आपको 386.10 देना है, राइट? अब इसको डिवाइड कर दो कितने 1800 ना आएगा 20। सही है। अब आपका हर क्वार्टर का आ जाएगा, राइट? 1 2 फर्स्ट क्वार्टर में आपका 700 का प्रॉफिट है, सेकंड क्वार्टर में भी का प्रॉफिट है, थर्ड क्वार्टर में का लॉस पर प्रॉफिट, करेक्ट है? के ऊपर लगाते जाओ ना। सेकंड में तो का 4.35 और इसका मैं निकाल दूं 190 का टोटल लगाओ, है ना? ठीक है, मैच करना चाहिए अपन, गड़बड़ किए कहाँ पे, कहाँ गड़बड़ किए मैं? नहीं सही है ना, अरे नहीं सही, को पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या कहा था कि नेट अर्निंग है 800 लाख की, ठीक है, ऑफ विच 100 टेक विल बी ए लॉस, तो यानी कि इसका मतलब नेट 800 आया है ना। जस्ट मिनट,
हाँ, ये एक्चुअली 900 मैंने सही लिखा था। हाँ, तो क्या गड़बड़ आ रहा है? कितना आ रहा है? कहाँ पे? ये नंबर सारे सही है क्या? हाँ, कितना आ रहा है? 380। ये आपका मैच होगा ना उससे, है ना? है ना? करेक्ट। पहले क्यों नहीं आ रहा था? टोटल मैं मतलब गलत लगाया था क्या? आए ना समझ में? हेलो। सिमिलरली जरा इसको भी देखो, 23 वाले को। है टैक्स आ रहा है 3,50,000। कैसे निकाला है 3,50,000? An enterprise report quarterly estimated annual income of 10 lakh, assuming tax rate on the first 5 lakh at 30, balancing at 40%. Quarterly income are 70,000 इतना। तो आपने पहले ये निकाला होगा 5 लाख का 30%, राइट? तो ऐसे किया ना, 1,50,000 और फिर बाकी के 5 लाख का 40%, 3,50,000 का टोटल टैक्स देना है आपको आउट ऑफ 10 लाख। सही है? तो आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगी 30। तो है ना ऐसा? तो फर्स्ट ईयर का आपका टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा? तो फर्स्ट पीरियड का कितना आएगा? 75,000 का 35% कितना? सेकंड का, सेकंड क्वार्टर का? और Q3 का?
580। सबको आया ये समझ में? हेलो, क्या 1 लाख? प्लीज 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 प्लीज, जैसे मैं बोलूँ ना वैसा कर देना ना। 75,000 का 35%, 26,500 ही आता है क्या? ओके, करेक्ट, गुड। सेकेंड क्वार्टर का 250 का, सेकेंड क्वार्टर का कितना था आपका? हाँ, 250 का 35% कितना होता है? मतलब ये भी रॉन्ग है, राइट? 87,500। और क्यू का? अच्छा, Q3 मतलब 375 है ना? हाँ बोला। एंड Q4 का 3 लाख का 35%। सही है। हेलो, आया समझ में? 25 आप होमवर्क कर लेना। 26 बताओ, अभी बताओ फटाफट से। 26।
कर लिया। तो हो गया। देखो जरा, सबसे पहले टोटल एस्टिमेटेड इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट होता है वो ऑलरेडी आपका सेपरेट टैक्स रेट होता है, यानी कि नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए मैंने जो इनकम निकाली है वो एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन निकाली, 80,000 आती है मेरी इनकम एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन। फिर टोटल टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन कैपिटल गेन लिया। तो इन्होंने क्या कहा है कि पहले 40,000 पे आपका टैक्स रेट 30% अप्लाई होगा, और बाद के 40,000 पे आपका 40% अप्लाई होगा। तो मैंने, क्योंकि मेरी इनकम बनती है 80,000, तो मैंने 80,000 के ऊपर अप्लाई, फर्स्ट 40 पे 30 ले लिया और सेकंड 40 पे 40 ले लिया, तो 28,000 मेरा टोटल टैक्स बनता है एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का नॉर्मल टैक्स से कोई ना नहीं है। फिर मैंने निकाल दिया वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट। तो वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए टोटल टैक्स एक्सपेंसेस को साल की नॉर्मल इनकम से डिवाइड कर दिया, तो मेरा वेटेड एवरेज टैक्स रेट आ गया 35%। बराबर है, ये आ रहा था आप लोगों का सही। अब Q1 में सनी सिंह गए, क्या हुआ सनी सिंह भी गए? कैपिटल गेन इंक्लूड कर लिया, कोई बात नहीं, अपने को बस कॉल ही लगाना है, बाकी तो कुछ, बाकी तो सब राइट। लाइन, हाँ हाँ, तो नीचे तेरे को लाइन पे ले बताए भाई कि बच्चे लोग तो ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं, अरे सर अभी भी टैक्स बढ़ा के गए हो। सही समझ आया कि नहीं आया? हेलो, आया? ठीक है, अभी Q1 का आपका कितना इनकम था बताओ, Q1 का। हाँ, तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, तो आई थिंक Q1 की आपकी जो भी इनकम थी वो नॉर्मली थी, राइट। तो 25,000 का 35%, हाउ मच? 50। Q2 में अब आपके पास दो इनकम थी, राइट, कौन कौन सी? कैपिटल गेन Q2 में ही था ना। तो नॉर्मल इनकम आपकी Q में भी है, सारे क्वार्टर की इक्वल इनकम है क्या एक्सेप्ट कैपिटल गेन? तो ये आएगा आपका Q2 का 850, और फिर है आपका, अच्छा टोटल इनकम 1 लाख है, और 1 लाख में टोटल इनकम आपकी 1 लाख है, और उसमें से आप 10,000 का कैपिटल बची, 80। देखो 2 मिनट 2 मिनट, अच्छा ईच क्वार्टर की इनकम 25 है, सही है ना, 5,000 ही है।
हर क्वार्टर की इनकम 25 है तो नॉर्मल इनकम आपकी 5 होगी ना, क्योंकि क्वार्टर में कैपिटल गेन का आने वाला है। कितना आएगा ये? 300। और टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपका 20। और कैपिटल गेन का टैक्स रेट क्या है? 2000। ये टोटल आपका आ जाएगा 750। परफेक्ट है। फिर इस अब तो मेरे ख्याल से यानी कि 5000 का 5%, 750। फिर उसके बाद वापस से 20 का 30। ये 30,000 और मैंने ऊपर 20 निकाला था क्योंकि कैपिटल गेन इंक्लूड। राइट? आया समझ में? हेलो, आया? ये था 26। 30 होमवर्क करेंगे। मॉडल में क्वेश्चन है, वहां से दिखा दूंगा, आप होमवर्क। 31 देखो जरा। 31 भी मैं मॉडल से दिखा देता हूँ, लेकिन आप रीड तो करो। 31, 32 मॉडल से आप 31 रीड। 32 की आप होमवर्क करेंगे, लेकिन 34 भी आप होमवर्क करेंगे। 37 रिपीटेशन। फिलहाल आप 30 को आप और मुझे बताइए कि किस केस में क्या करना चाहिए। 30 तो सॉरी होमवर्क है, 31 जरा रीड करिए। क्या आप एक काम करिए, ये क्वेश्चन रीड। कर लिया रीड? रीड करो, मैं आ रहा हूँ।
करा रीड, आया समझ में? देखो मैं समझा, सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट्स, सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलोज, यानी कि ये सेल्स पैटर्न इनका रहता है ऐसा जिनका ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है? फर्स्ट क्वार्टर में 10% होता है, सेकंड क्वार्टर में 10% होता है, थर्ड क्वार्टर में 6, फोर्थ क्वार्टर में 20। इसको देख के हमको समझ में आ रहा है कि यार हाँ इनका जो है वो बिजनेस, राइट, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है? फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड ऑन 30 एज फॉलो, ये तो इनका पैटर्न था जो प्रीवियस पीरियड से समझ। अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंड। तो फर्स्ट क्वार्टर एंड की जो सेल है वो 80 करोड़ है, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस 6 करोड़ है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस रूटीन 4 करोड़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग 8 करोड़। चलो अब मैं आगे जाऊं इससे पहले मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूं। क्या आपने को ये पता है क्या कि इनकम और एक्सपेंसेस भी इंटरिम पीरियड में वो आएंगे तो उस इंटरिम पीरियड में अकर हुए हैं, यानी कि हम डेफर नहीं करेंगे कॉस्ट को, राइट। और इनकम कॉस्ट को डेफर करने का एक केस है, वो कब करते हैं वो हम देखेंगे, बट जनरली हम नहीं करेंगे। ठीक है। While preparing the interim financial report of for the first quarter, Sincere Corporation wanted to defer 10 crore expenditure to third quarter on the argument, यानी कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, 10 करोड़ का जो एक्सपेंस है वो लोग क्वार्टर थर्ड को डेफर करना चाहते हैं। आई थिंक आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि वो लोग क्वार्टर थर्ड में क्यों डेफर करना चाहते हैं, क्योंकि क्वार्टर थर्ड में दे आर एक्सपेक्टिंग मोर रेवेन्यू, दे आर एक्सपेक्टिंग मोर रेवेन्यू, तो वो कह रहे हैं कि अगर रेवेन्यू वहां ज्यादा आएगा तो खर्चा भी वहां लिखना चाहिए। अब अगर हम लोग समझे, खर्चा तो आपने कर दिया ना, अब इसका इस बात से कोई लिंक ही नहीं है कि कल रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा। तो AS25 के हिसाब से भाई साहब आपको अपने अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करना है, और आपने खर्चा अगर इस साल किया है, कांट डेफर इट अंटिल यू बिलीव भाई ये अनइवन खर्चा होता है और दैट में बिलोंग, मतलब इसको एंड ईयर एंड पे सही तरीके से एस्टिमेट करके ओवर द पीरियड अलोकेट कर सकते हैं, तो अदरवाइज आपको दे देना चाहिए। is having more sale. Therefore, the third quarter should be debited by more expenditure. Considering the seasonal nature of business and expenditure are uniform throughout all the quarter, calculate the result of first quarter. तो भाई calculate of the result of first quarter बड़ा आसान है। 80 करोड़ आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, अदर इनकम कुछ है नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री नील है, ये इन्होंने स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसके लिए ऐसा दिया हुआ है। सैलरी एंड अदर कॉस्ट 60 है, कुछ किया इन्होंने तो ये ले लिया है, और फिर अदर खर्चे एडमिन और एडवर्टीजमेंट 12 करोड़ ये ले लिया है, 72 आ गया। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इन्होंने कुछ किया तो भी क्वार्टर वन के एक्चुअल रेवेन्यू और एक्चुअल एक्सपेंसेस है केवल उसी को कंसिडर किया हो, राइट। क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं। इसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो according to AS25 the income and expenses should be recognized when they are earned and incurred respectively. Therefore, seasonal income will be recognized when they occur. Thus, the company's view is not as per AS25. कोई दिक्कत इस क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन? आई होप सो कि कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना सेम, यानी कि अपने मॉडल इसमें नंबर अलग है, तो आप चाहो तो ये क्वेश्चन आप घर में ट्राई कर लेना, होमवर्क लिख लो इसको। आई नो टाइम पास है, बट लिख लेना। और इसको सॉल्व करने के बाद नीचे वो जरूर लिखना कि एज पर अकाउंटिंग 5 incomes are recognized when they are earned and expenses are recognized when accrue occurred, right? ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। सनी कुछ नहीं किया है, अपन ने जो पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंसेस इस साल का था, वो इनकम सॉरी इस साल का बोल रहा हूँ, इंटरिम पीरियड का था, वही हमने इस पीरियड में लिया है और कुछ नहीं। यानी कि जो इनका जो पॉइंट था ना कि डेफर कर दो, वो हम अग्री नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो खर्चा हो गया वो तो हो गया है ना। अब सीजनल नेचर में मान लो कोविड आ गया भैया, अब लोग दिवाली ही नहीं मना पाए तो खर्चा कैसे होगा, अब इनकम कैसे आएगी, समझ में आया?
तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेफरिंग द एक्सपेंडिचर टू नेक्स्ट क्वार्टर, सिंपली बिकॉज क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में मेरी इनकम ज्यादा आएगी। तो एज 25 का फंडा बहुत क्लियर है, जिस पीरियड में इनकम कमाई वो उसी पीरियड में आएगी, चाहे आगे वाले पीरियड में इनकम जीरो। जिस पीरियड में खर्चा हुआ है वो उसी पीरियड में आएगा, चाहे आने वाले क्वार्टर में कम ज्यादा हो और खर्चे कम हो। समझ में आ गया? तो देखो 80 करोड़ की इनकम थी, तो 80 करोड़ इन्होंने यहाँ पे इनकम के तौर पे लिख दिया। फॉर्मेट को उन्होंने बस शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट अपन ने पढ़ा था ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, चेंज इन इन्वेंट्री, बला बला, इस हिसाब से दिखाया, इसके लिए ऐसा दिखाया। अदर इनकम कुछ जीरो ले ली। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं गया है, तो कुछ कहा ही नहीं गया है, इसी इन्वेंट्री का उन्होंने कुछ भी किया, ठीक है, लिख दिया बस चेंज इन निल। सैलरी एंड अदर कॉस्ट तो ये आपको दिया हुआ था, क्योंकि कोई बेनिफिट एक्सपेंस अगर आपको याद हो तो दिखाते हैं हम लोग। आपको याद है हेडिंग्स क्या थी वहां पे? पहले था आपका क्या, तो बोलो बोलो, पहले क्या था वहां पे? था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर था परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर था चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट, और जिसका कोई नहीं होता उसका अदर होता है, राइट। इसीलिए सैलरी को इन्होंने अलग से दिखा दिया अगर आप देखोगे चार्ट का, राइट। लेकिन जैसे ही आया एडमिन एडवर्टीजमेंट, तो हमने क्या कहा कि क्या ये एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है? नहीं। क्या ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है? नहीं। तो ये काय में जाएगा? अदर। तो दोनों को टोटल लगा के इन्होंने अदर में डाल दिया। 12 72 आपका टोटल हो गया, 80 में माइनस होगा, ये आपका इस क्वार्टर का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो सिमिलरली आप अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 31 घर पे ट्राई कर लें। ठीक है, कुछ नहीं, टाइम पास है। आंसर बताना है तो अभी पता लग जाएगा। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 10, यानी कि ये आपका 40 हो गया, 50 आपकी इनकम हो गई, यानी कि क्वार्टर का प्रॉफिट आएगा 10। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या है। समझ में आया? हेलो। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये अगेन मैं इसको बताना नहीं चाहता, आप लोग घर में ट्राई कर लेना होमवर्क। क्या करेंगे मालूम है? समझ में आ गया इसमें क्या करना है? क्या करो, देखो, अभी देखो, एक बार देख लो, कुछ सॉल्यूशन भी देख लो, क्या है, टाइम पास है। पहले 2 क्वार्टर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स रेट 20% है। सेकंड जो सब्सिक्वेंट 2 क्वार्टर्स है उनके ऊपर टैक्स रेट 30% है। तो सिंपल टैक्स लगा के टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाल के कर दिया उन्होंने। बताओ कितना कितना है। यहाँ पे आप एवरेज इसलिए नहीं कर सकते, कोई ईयर्स का डिफरेंट टैक्स रेट है। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे। ये क्वेश्चन देखो जरा, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ो इसको। इलस्ट्रेशन, पढ़ लिया? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। द अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड, द अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोज क्या, a net profit of 7,20,000 for the quarter third after incorporating the following details। थर्ड क्वार्टर का रिपोर्ट जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो 7,20,000। The bad debts of 40,000 incurred during the quarter, 50% of the bad debts have been deferred to the next quarter। क्या ये सही है?
नहीं है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले क्वार्टर में, सॉरी, इस वाले क्वार्टर में आपको बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे जो आपने डेफर की। कितने डेफर किए आपने? 50,000 आपको और माइनस कर। समझ में आया? तो समझ में आया क्यों? क्योंकि लॉस अगर इस क्वार्टर में हुआ है, लॉस रिपोर्ट भी इसी क्वार्टर में होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। इसके लिए कोई एक्शन रिक्वायर्ड है? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो नहीं करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा? हाँ सनी बोलो। सर बैड डेट्स कितना हुआ है? 40,000। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो ये। यानी कि इस क्वार्टर में कितना आया होगा, आना कितना चाहिए? 40 आना चाहिए ना। तो इतना, मैं भी बार बार क्या बोल रहा हूँ, जिस क्वार्टर में जो इनकम कमाओगे वो उसी क्वार्टर में आएगी। जिस क्वार्टर में जो एक्सपेंस करोगे वो उस क्वार्टर में आएगा, डेफर करोगे। तो अगर आपका इस क्वार्टर में 40,000 का बैड डेट्स हुआ है, तो पूरा का पूरा इसी क्वार्टर में 40,000 आना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 40,000 ना लेते हुए 20,000 इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है और नेक्स्ट क्वार्टर के लिए 20,000 डेफर कर दिया, तो ये रॉन्ग है ना। इसके लिए 20,000 माइनस कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का कुछ करेंगे क्या? हेलो, क्यों नहीं करेंगे मालूम है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसी क्वार्टर का है और ऑलरेडी उन्होंने पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है। नो एक्शन। थर्ड का बताओ। थर्ड पढ़ो, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। पढ़ो, जिसको पूछूंगा वो बताएगा। तू, मैं बता ही दिया क्या होगा, करने की जरूरत है उसका। ये क्या कह रहे हैं आपको समझ अगर आया हो तो, additional depreciation of 45,000 resulting from charge change in the method of charge of depreciation assuming 45,000 is in the charge for third quarter only। तो देखो, आप डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करते हो, आपने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करी, ठीक है, डेप्रिसिएशन की मेथड चेंज करने के कारण जो आपका डेप्रिसिएशन का नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर चेंज क्यों हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आज तक जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे थे उसके कंपैरिजन में इसका अलग है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 45,000 एडिशनल डेप्रिसिएशन है बिकॉज ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर अभी तक अपन एसएलएम से कैलकुलेट करते थे तो मान लो इस आना चाहिए था लाख रुपए, मान लो डब्ल्यूडीबी से कैलकुलेट कर रहे हैं, पीरियड में आ रहा है 80,000 रुपये, पीरियड में एक्स्ट्रा 20,000 का डेप्रिसिएशन आएगा बिकॉज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। तो वो हमें इस पीरियड का है तो इस डालना पड़ेगा और उन्होंने है कि अगेन आपको इसके लिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 45,000 अगले क्वार्टर से रिलेटेड होता और इस क्वार्टर में आया होता तो फिर हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता। क्लियर? ये मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन ही था अपना, तो ये हो गया। 33 होमवर्क कर लेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, उन्होंने कुछ मिस्टेक किया होगा, आपको करेक्ट करके सही। 34 भी होमवर्क कर लेना।
और 37 भी, ये अगेन वैसा ही है कि इनके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़, इलस्ट्रेशन 4 देखिए। आई थिंक वही क्वेश्चन है, वापस से रिपीट होता है, तो आई एम नॉट टेकिंग, आपको देखना हो तो आप देख लें। ये जरूर पढ़ लीजिए आप, ये देखेंगे जरा। ये वाला लाइन मेरे, यानी कि आप केवल कॉस्ट को डेफर कर सकते हैं, आप कॉस्ट को डेफर कर सकते हैं if it is appropriate to anticipate the type of cost at the end of the financial year। यानी कि मेरा कॉस्ट का जो सही कैलकुलेशन है तभी पता लगेगा कि तभी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे पहुंचे। एंड कॉस्ट आर इंकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द एंटरप्राइज। कॉस्ट है वो साल भर में इवनली इंकर नहीं होती, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड अनइवनली होती है, और इसके अलावा मेरा बेटर एस्टिमेशन ईयर एंड पे आएगा, तो ही केवल मैं डेफर कर सकता हूं, अदरवाइज मैं डेफर नहीं कर। प्रैक्टिकल नंबर 8 देखो जरा। In view of the provision of Accounting Standard 25 on interim financial reporting, on what basis will you calculate for an interim period the provision in respect of defined benefit scheme? Defined benefit is, अगर आपको ध्यान हो तो एस 15 का पॉइंट है, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम लाइक पेंशन, ग्रेचुटी एक्सेट्रा फॉर द एम्प्लॉय। तो इसके लिए एक्चुअली क्या कहते हैं ये लोग, कि अभी आपको पता होगा कि ये तो आप एक्चुरियर से काम करवाते हो, राइट। एक्चुरियर आपको सारा नंबर देता है, हमारा काम केवल नंबर लेके फाइनेंस में लिखना होता है। तो अब एक्चुरियर से हम लोग हर क्वार्टर में जाके तो नहीं लेंगे, कि जो नंबर लिए जाते हैं वो ईयर एंड में ही, अगर कोई कंपनी जाके ले लेती है तो उसको हम रोक नहीं सकते, ले लेगी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ले सकती तो वो नंबर तो आपके क्वार्टर एंड में ही आएंगे। तो जनरली इन केसेस में क्या किया जाता है कि जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको लेके हम लोग अपने नंबर ले लेते हैं, मेकिंग सुटेबल चेंजेस इफ समथिंग इज चेंज, अदरवाइज हम लोग सेम नंबर को कैरी करते हैं। इसका मैं आपको रीड करवा देता हूँ, ये देखिए। Accounting Standard 25 suggests that the provision in respect of defined benefit like pension, gratuity for an interim period should be calculated based on year to date basis। year to date basis का मतलब क्या हुआ, तो मान लो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए, मेरे को सारा कैलकुलेशन करना चाहिए अप्रैल से लेके सितंबर तक के, by using actuarial determined rate at the end of the prior financial year, adjusted for significant market fluctuations since that time and for significant curtailment, आयुष का favorite, settlement और other significant one time event। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, हमें इस टाइप के एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि मैंने फिर से आपसे कहा कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि क्वार्टरली रिजर्व बनाती हूँ, तो मैं एक्चुरियर के लिए भी क्वार्टरली पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। मैं एक्चुरियर से है ना साल की 5 रिपोर्ट लूंगी, पहला क्वार्टर 1 का, दूसरा क्वार्टर 2 का, तीसरा क्वार्टर 3 का, चौथा क्वार्टर 4 का, पांचवा पूरे साल का एक साथ। कंपनी कहती है मैं करूंगी, तो S20 रोकेगा नहीं, S20 भाई साहब आप लेके आ जाओ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कंपनी कहेगी मैं ना क्यों बार बार डिटेल्स लेके आऊं, क्यों उसका खर्चा करूं। आपको याद होगा हमने फ्रेमवर्क में ये भी पढ़ा था कि भाई जब आप कोई इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ये भी देखो कि जाने की कॉस्ट क्या है, ये मैटर करता है। तो अकॉर्डिंगली S25 क्या कहता है कि आपको ईयर टू बेसिस पे इसका प्रोविजन करना चाहिए यूजिंग एक्चुरियल रेट डिटरमाइंड बाय द एंड ऑफ द प्रायर फाइनेंशियल or adjusted for significant market fluctuations since that time and the significant curtailment, settlement or other significant known events। समझ में आया? हेलो,
इसके बाद ऑन 30 on 30 June 2001 अमिस्ता लिमिटेड incurred 2 lakh net loss from disposal of a business। हमने कोई बिजनेस सेगमेंट डिस्पोज ऑफ कर दिया और उससे हमें 2 लाख रुपए का लॉस आया है 30 जून को आया है, यानी कि कौन से क्वार्टर का लॉस उनका ना। Also on 31st July 2001 company paid 60,000 for property tax assessed for the calendar year 2001। how the above transaction in the determination of net income of associate for the 6 month interim period on 30 September 2001। क्या बोलते हो? कर लो रीड। According to para 10 of AS 25 interim financial report, when enterprises prepare and present a complete set of financial in its interim financial report and content of the conform requirement as applicable annual complete set of ये बात अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगी। उन्होंने लिख दिया, आपको पता है ना कंप्लीट सेट होता है तो वी हैव टू प्रिपेयर entire set of interim financial report with annual requirement। At 30 September 2001, Asmita Limited would report the entire amount 2 lakh as a loss on the disposal of business segment since the loss was incurred during the interim। ये लोग क्वार्टरली तो हाफ ईयरली रिपोर्ट, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो कुछ भी हुआ वो उस क्वार्टर में रिपोर्ट किया जाए। अ कॉस्ट चार्ज एज एन एक्सपेंस द एनुअल पीरियड लोकेटेड अक्रूवल बेस। ये लिखने की भी आपको जरूरत, अगर आपके हाथ में मॉड्यूल है तो आपको कितना लिखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। आपको ये लिख थिंग्स, अच्छा हाँ ये भी लिखना चाहिए। A cost charge as an expense annual period should be allocated as a basis। अब आपने जो 60,000 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट किया रिलेटेड टू एंटायर कैलेंडर ईयर ऑफ 2001, तो अगर 60,000 रुपए पूरे साल का है तो अभी आपकी रिपोर्टिंग कितने के लिए हो रही है? 12 महीने या 6 मंथ का प्रॉपर्टी टैक्स आप अलोकेट करोगे ना। इस अगर आप नॉर्मली भी अकाउंटिंग करते हो, अगर मान लो कि मैं इस साल आने वाले 5 सालों का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दूंगा, आपको पता है ना इस साल का जो है वो तो मेरा प्रॉपर्टी टैक्स इस साल का एक्सपेंस बन जाएगा, बाकी के 4 साल का मैं क्या कर दूंगा? पेड कर दूंगा। सेम पॉलिसी। तो 60,000 30,000 वुड बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट 30 September 2001, while out of the remaining 30,000, 15,000 for January 2000 March and as a for outstanding amount of previous year and other related। ठीक, अब ये दिखाने का जरूरत नहीं, तो बता रहा है कैसे कैसे दिखाना है। तो डन, हेलो डन। ये ऑलरेडी हमने कर लिया, क्या था ना अपन ने, तो वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो 11 वाला। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अगेन आपको मल्टीपल आइटम्स दिए हैं और मल्टीपल आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में क्वेश्चन आपको, तो जरा देखते हैं इस कैसे करना हो।
ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्यूशन। तो अंतरावर्ती लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर, ठीक है, थर्ड क्वार्टर मतलब फॉलोइंग कैलेंडर। ऑन इंक्वायरी यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर एज 25। बराबर है। तो सबसे पहले तो 4 लाख से स्टार्टिंग कर, जो स्टार्टिंग कर रहे, अब जो गलत सही होगा वो प्लस और माइनस कर, करेक्ट है। बढ़ू आगे। डिविडेंड इनकम ऑफ 4 लाख रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। डू यू अग्री विद? यानी कि मुझे डर हो गया क्या? आप लोगों के हाथ में मॉड्यूल है, आप लोगों के पास मॉड्यूल है ना? फिर मैं डायरेक्टली, बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या ये? हाँ, तो बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्योंकि मैं एक्चुअली वो साथ में सॉल्यूशन दिखाना चाहता हूँ, करूंगा तो टाइम जाएगा उसमें। तो देखो जरा, तो डिविडेंड इनकम हमारी इस क्वार्टर की 4 लाख है, जिसमें से हमने क्या किया है, केवल 1 ही लाख रिकॉर्ड की है। क्या बोलते हो आप? भाई डिविडेंड इनकम अगर इस साल में इस क्वार्टर में मिली है, तो आगे डेफर करना चाहिए, क्वार्टर में रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए? हाँ। तो इन लोगों ने 1 लाख इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है और बाकी का 3 लाख डेफर कर दिया। तो अपने को सही अमाउंट ऑफ इस क्वार्टर का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बाकी का 3 लाख भी ऐड करना पड़ेगा। हेलो, सही है ना? के लिए इन्होंने 3 लाख ऐड कर दिया, अगर आप देख पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80% of sale promotional expenses 15 lakh incurred in the third quarter has been deferred to fourth quarter। अच्छा, मैंने 15 लाख का खर्चा किया और 80% डेफर कर दिया। तो अगर खर्चा इस क्वार्टर का है तो आपको डेफर करना चाहिए, पूरा का पूरा इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए, पूरा का पूरा इसी क्वार्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो अगर आप निकालेंगे तो 80% डेफर किया है, तो 15 लाख का अगर आप 18% निकालेंगे कितना आएगा? 12 लाख। तो देखो 12 लाख इन्होंने माइनस कर दिया क्या? क्योंकि अभी इन्होंने केवल माइनस किया है 20%, 3 लाख, राइट? तो बाकी का 12 लाख भी माइनस कर। आई होप इजी टू अंडरस्टैंड है, राइट? okay? उसके बाद इन द थर्ड क्वार्टर कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM। यानी कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन which resulted in excess depreciation of 12 lakh. The entire amount has been debited in the third quarter, though the share of the third quarter is only 3 लाख। यानी कि चेंज का जो इफेक्ट है वो 12 लाख है, पर 12 लाख का में से कुछ इफेक्ट आने वाले क्वार्टर का है और कुछ इफेक्ट इस क्वार्टर का है। तो इस क्वार्टर का जो इफेक्ट है वो केवल 3 लाख है और आने वाले का है 9 लाख। इन्होंने पूरा का पूरा 12 लाख इसी क्वार्टर में डाल दिया। तो आपके हिसाब से 12 लाख आना चाहिए, 3 लाख आना चाहिए? 3 लाख। अब अगर 3 लाख आना चाहिए पर इन्होंने 12 लाख डाल दिया है, तो आपको कितना एड बैक करना पड़ेगा? हेलो, कितना एड बैक करना पड़ेगा? एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज द थर्ड क्वार्टर, थर्ड।
ये एक्चुअली वो ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा है ना AS10 कि डेप्रिसिएशन मेथड चेंज, दैट्स अ चेंज अकाउंटिंग। अब अगर वो चेंज अकाउंटिंग होता है, हम उसको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे इसलिए होना चाहिए दैट क्या होता है कि जब मैं चेंज कैलकुलेट करता हूँ, वो कैलकुलेट पूरा चेंज, जैसे कि अगर मैं SLM लगा रहा होता तक साल का आता, अब अगर मैं WDV लगा रहा हूँ तो साल का मेरा 20 लाख आ रहा है, तो अल्टीमेटली 10 लाख रुपए का बेनिफिट डिफरेंस है वो साल भर का है, डेप्रिसिएशन तो पूरे साल में आएगा ना। मैं रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो ये क्वेश्चन का रेट्रोस्पेक्टिव का दिया हुआ तो कुछ कहा नहीं है। तुमको समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जितने मेथड चेंज का, तो अल्टीमेटली अगर सेपरेट कुछ इम्पैक्ट देना है तो उसका डिस्क्लोजर मुझे सेपरेटली देना चाहिए। ये एक्सेस डेप्रिसिएशन, आगे बढ़ते हैं। 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव थर्ड क्वार्टर। अब वैसे इसको फिलहाल के लिए अगर चेक नहीं करते तो ये सिंपल है, जो मॉडल कर रहा है वो कर दो, इस क्वार्टर में चेंज किया उस क्वार्टर में ले लो, अज्यूमिंग की ये रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन। अब अज्यूमिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन मॉडल खुद ही कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन ही नहीं। अगर रेट्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन ही नहीं है तो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो कैसे आया? तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो क्वार्टर वाइज आएगा टेक्निकली, तो उसका इफेक्ट क्वार्टर में जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, मॉडल नहीं ले रहा है तो अपन भी नहीं ले, पास होना है। 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसिव थर्ड क्वार्टर वॉज अलोकेटेड इक्वली टू थर्ड एंड फोर्थ। तो 2 लाख का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन आया, जिसको आपने दोनों क्वार्टर के बीच में बांट दिया, तो गलत है ना। तो आपने इस क्वार्टर में लिखा है 1 लाख और नेक्स्ट क्वार्टर को आपने दे दिया होगा 1 लाख, वो भी आपको घुमा फिरा के इस क्वार्टर में लेके। Cumulative loss resulting from change method of inventory valuation was recognized in the third quarter 3 lakh, out of which 1 lakh related to previous quarter. Cumulative loss तो कितना था इस क्वार्टर का बोलो? चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो देखो जरा कितना था। क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन was recognized in the third quarter 3 lakh, out of this loss 1 lakh related to previous quarter। यानी कि जो 1 लाख है वो किससे रिलेटेड है? प्रीवियस क्वार्टर से। तो इस क्वार्टर में कितना आएगा फिर? 2 लाख। टैक्स आएगा, है ना, तो ये हुआ है। इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड अ गेन ऑफ 20 लाख। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट सेल किया, द कंपनी हैड अप्रोचन दिस इक्वली टू द 4 क्वार्टर, यानी कि 20/4 किया होगा तो कितना आया होगा? 5। जबकि ये पूरा का पूरा 20 लाख इसमें आना चाहिए या प्रीवियस फर्स्ट क्वार्टर में आना चाहिए था? फर्स्ट क्वार्टर में। ये 5 को इन्होंने माइनस कर। हेलो। अरे वो 9 टोटल है, 9 टोटल है, मतलब मेरे हिसाब से वो 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। 9 उन्होंने टोटल लिखा है, वो डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बाकी जो मैंने नोट से क्वेश्चन बोले हैं वो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है? देख लो एक बार कुछ जरा ये रीड करो एक बार 17 नंबर वाला क्वेश्चन। 17 रीड करो एक बार। पढ़ लिया?
ये वही बोल रहा है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली ओकेशनली शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज दे अकर एंड नॉट टू बी एंटिसिपेटेड और डेफर्ड। यानी आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब आप उसे कमा लें। Hence the entire amount of 100 crore should be recognized in the quarter October to December. That is when it occurs. The company contention is not correct. सही है। 18 जो अपन ने वहां भी पढ़ा था, इस कॉस्ट को हम जनरली कॉस्ट को डेफर नहीं करते हैं, केवल तभी डेफर करते हैं जब कोई खर्चे को हम ईयर एंड पे ही सही तरीके से एस्टिमेट कर पाए और वो खर्चा अनइवनली होता है तो ही हम डेफर करते हैं, अदरवाइज हम डेफर नहीं करते। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलते हैं 3:05 पे। ठीक है, ये एस अगर आप नोट करें तो हमारा जल्दी हो गया था, लेकिन इस पे हमने क्वेश्चंस देखे ज्यादा, तो इसलिए ये टाइम लेके। तो अभी आगे का जो एस है एस 18 के और एस 24 में तो मतलब क्या है, एस 18 भी वैसे छोटा ही है, लेकिन 2018 में थोड़े क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, हालांकि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है तो ये वो उतना टाइम नहीं लेगा जैसे कि इस वाले एस में या 17 लगा। बाकी छोटा ही है तो, और एस 24 भी एक पेज का ही है तो लो। तो अब अपन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, और 15 मिनट के बाद हम लोग 3-5 तक रिज्यूम करते हैं। ठीक है, 15 मिनट का ले लेना, आधा घंटा। खाना नहीं खाया गया भाई साहब, जो पहले आधे घंटे का ब्रेक दिया था वो ब्रेकफास्ट के लिए था। फटाफट नहीं खा सकते खाना? हाँ जल्दी छोड़ दूंगा ना, खत्म हो जाएगा। बोलो भाई, कब स्टार्ट करना है फिर? ठीक है, 3:15 तक करते हैं। ठीक, 3:15 तक करते हैं। थैंक यू।